सबसे पहले है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी। इसमें तुम बता दोगे कि डेफिनेशन क्या है, कि ओशंस और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ओशंस की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है। नेचर वाइज क्या है, डायनामिक है, साइंटिफिक है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बता दोगे। उसके बाद क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है बता देना, कि किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप की जगह जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उसका सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी उस सब्जेक्ट का मैटर क्या, मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। यानी एक तरीके से तुम्हें इसमें सिलेबस के सारे सब पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको डिफाइन करना है। ठीक है, उसका स्कोप होता है कि ये सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मेजर सी वोएजेस होती हैं, तो डिफरेंट वोएजेस हुई है, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन वगैरह तो थे नहीं। ठीक है, गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, मतलब कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी इतनी सारी तो थी नहीं। तो मेजर सी वोएजेस ही होती थी, वोएजेस होती हैं यात्राएं। कौन सी यात्राएं, जो समुद्र से करी जाती थी। तो एंशियंट टाइम में भी करते थे लोग। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे हम्बोल्ट भी एडवेंचरस था, वो भी बहुत जगह गए, तो सी रूट्स के थ्रू ही गए। बट उससे पहले भी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जब था, तो उसमें क्या था, जब लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि अच्छा और लैंड कहाँ कहाँ है, तो वो पता करने के लिए जब वो लोग जा रहे थे, जैसे वास्को डी गामा है। ठीक है, और क्या है वो, कोलंबस है, अमेरिको वेसुपिसी है। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये सी वोएजेस ही तो थी। और कहीं ना कहीं इन्होंने हेल्प किया, ना सिर्फ लैंड को जानने में बल्कि अलग अलग सी रूट्स का भी पता लगाने में इन्होंने मदद करी है। उसके बाद जैसे इसमें इम्पोर्टेंट आएंगी, जैसे चार्ल्स डार्विन ने करी थी HMS बीगल एक्सपीडिशंस। ठीक है, बीगल एक्सपीडिशन करी थी उसने, ये चार्ल्स डार्विन ने करी थी। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकली जो साइंटिफिकली जो करी गई थी अच्छे से, किसके लिए, ओशन की जो बैथोमेट्री है उसको जानने के लिए, कि गहराइयों में क्या है, सैलिनिटी, टेम्परेचर, ये सब, इन सबको जानने के लिए HMS चैलेंजर एक्सपीडिशन, तुमने नाम सुना होगा, चैलेंजर एक्सपीडिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है। और जो हमारी मैरियाना ट्रेंच है ना, मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये ट्रेंच होती है, मैरियाना ट्रेंच है जो, तो मैरियाना ट्रेंच में अच्छा एक और वर्ड होता है डीप और ट्रेंच। एक होता है ट्रेंच और एक होता है डीप्स। ठीक है, एक ट्रेंच के अंदर ही बहुत सारी और भी छोटी 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 गहराइयाँ होती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक ट्रेंच के अंदर ही जो छोटी छोटी गहराइयाँ होती हैं उनको बोलते हैं डीप्स। ठीक है, तो ट्रेंच बड़ी चीज़ है, और उस ट्रेंच के अंदर ही बहुत सारी छोटी छोटी गहराइयाँ होती हैं, उन्हें डीप्स बोलते हैं। तो जो मैरियाना ट्रेंच है, उस मैरियाना ट्रेंच के अंदर जो सबसे डीप है ना, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, तो इस डीपेस्ट पॉइंट को चैलेंजर पॉइंट बोलते हैं। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, ये एशिया है। ठीक है, इधर यहाँ पे जापान है ना, तो इधर इसके पास मैरियाना ट्रेंच है। तो इसी मैरियाना ट्रेंच में बहुत सारे डीप्स हैं, उन डीप्स में जो डीपेस्ट पॉइंट है ना, उन डीप्स का जो डीपेस्ट पॉइंट है, चैलेंजर डीप, उसको इसी एक्सपीडिशन की रिस्पेक्ट में ये नाम पड़ा है, चैलेंजर डीप। ठीक है, और भी थी जिसमें और फर्दर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। अच्छा, ये चैलेंजर एक्सपीडिशन जैसे ये 1872 में हुई। ठीक है, फिर उसके बाद और टेक्नोलॉजी बड़ी होगी, तो 1925 में फिर से निकले लोग देखने, अच्छा समुद्र के अंदर क्या क्या है। ठीक है, 1925 ये है मिट्योर एक्सपीडिशन, इसको मिट्योर एक्सपीडिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या था कि अच्छा हैरी हैस भी कह सकते हैं, उसने भी तो चेक करा था, बट ठीक है, मेन यही आती है हमारी, चैलेंजर एक्सपीडिशन, मिट्योर एक्सपीडिशन। यहाँ से काफ़ी आइडिया हो जाता हमें कि ओशन की जो बैथोमेट्री है, जो उसकी, हाँ टोपोग्राफी, मतलब उसका बेसिन का जो फ्लोर है उस पर कैसे कैसे फीचर्स हैं, ये सब को जानने में हेल्प करती है। तो मेजर सी वोएजेस आएगी, यानी कितनी मेजर हमारी यात्राएं हुई हैं, तो इसमें सब ने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। एंशियंट टाइम पे बता देना, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन टाइम पे कितनी सारी वोएजेस हुई हैं, और मेन जो स्पेसिफिकली इसी के लिए करी गई है, जैसे HMS। अच्छा, HMS तुमने HMS क्यों लगता है, जो ये होते हैं ना ब्रिटिशर्स के शिप वगैरह होते हैं, जैसे हमारे पास इनका विराट था। ठीक है, अब तो रिटायर हो चुका है।
विराट था, तो उसके आगे भी इन्होंने HMS लगाता, हर मैजेस्टीज शिप करके कुछ होता है ये, ठीक है। तो ये लगाते हैं HMS। अच्छा, ये जितनी भी एक्सपीडिशन हुई है ना, ये मेनली कहाँ है? ये अटलांटिक ओशन में है। क्यों? क्योंकि यही अटलांटिक ओशन ही के इधर तो यूरोप है, इधर अमेरिका, यही डेवलप थे। तो ये मेनली कहाँ हुई है? तो इसलिए बोलते हैं कि जो अटलांटिक ओशन है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर हो रखा है, क्योंकि ये दोनों तरफ इसके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और बाकी जगह डेवलपिंग कंट्रीज उनके पास इतने पैसे हैं नहीं, करती भी है तो यही थोड़ा बहुत कर देते हैं। समझ आ गया? कुल मार के बस इतना बताया ना। मेजर सी वोएजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सी को ही प्रेफर करते थे। फिर अलग अलग लोग गए, उन्होंने नए नए रूट्स निकाले, और ठीक है, कुछ एक्सपीडिशन हुई, चैलेंजर एक्सपीडिशन, मिट्योर एक्सपीडिशन, ठीक है। जैसे मिट्योर एक्सपीडिशन में सेंट्रल साउथ अटलांटिक ओशन के बारे में बताया था, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस वगैरह इन सब का पता चला था। तो बाद में डिटेल में करेंगे, बस आइडिया दे देना कि एंशियंट टाइम से ही शुरू हो जाते, सब लोग करते थे सी वोएजेस, बट इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल सी के बेसिन्स का ही पता लगाने के लिए है, तो वो चैलेंजर का तो नाम मत भूलना, चैलेंजर, मिट्योर एक्सपीडिशंस, डार्विन गया था, बीगल एक्सपीडिशन, ये सारी हैं। PDF है उस पर, PG पाठशाला पे शेयर कर दूँगी। ओशिनोग्राफी एंड अदर साइंसेस, वही है कि ओशिनोग्राफी का फिर बाकी साइंसेस से क्या रिलेशन है। बाकी साइंस जैसे हम ओशियंस की सैलिनिटी पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, कि उसके अंदर क्या क्या सोल्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तरीके से हम उसकी केमिस्ट्री के साथ लिंक कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के साथ इसका लिंक हो गया कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कोई चीज़ किन से मिल के बनी है, हम उसकी टेम्परेचर, सैलिनिटी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। और हम उसकी लाइफ पढ़ते हैं, वहाँ पे किस तरीके के मेराइन ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। तो एक तरीके से हम बायोलॉजी को भी इंक्लूड करें हम, ठीक है, मतलब अगर प्लांट्स को करें तो बॉटनी को भी इंक्लूड करें, मतलब स्पेसिफिकली नहीं जा रहे, बट हल्का हल्का आइडिया तो ओवरलैप तो दिख रहा है ना, कि बॉटनी यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी, तो हम ओशंस के प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ओशनोग्राफी में कवर तो हो रहा है, हम करते तो हैं ये प्लांट्स से, मतलब बायोलॉजिकल है ना, बायोलॉजी, जैसे हम वहाँ की लाइफ की स्टडी करते हैं, जैसे कोरल्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। मतलब अदर साइंसेस के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो डिफरेंट साइंसेस के साथ ये लिंक करता है, ठीक है। अब तो एनवायरनमेंट भी हम पढ़ते हैं, कैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, कैसे उसकी वजह से जो कोरल्स हैं उनकी ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, धज्जियाँ उड़ रही है, वहाँ की लाइफ की, मर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे दूसरी साइंसेस से इसको लिंक करना है, तो मतलब कोई सब्जेक्ट हम इंडिपेंडेंट होकर पढ़ ही नहीं सकते, हर सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक होता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि ओशनोग्राफी बाकी और साइंसेस से और कौन कौन सी साइंसेस को इंक्लूड करते हैं, मतलब हम इसमें और कितने साइंसेस के पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ लैंड एंड सी, मतलब लैंड और सी है, जैसे वैगनर ने एस्टिमेट दिया था कुछ इतना ही, मतलब जो आज के प्रेजेंट टाइम है उसको बहुत एग्जैक्ट दिया था उसने, तो ये 29% तक लैंड होती है और 71% तुम्हारा वाटर होता है, तो ये पैटर्न है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसकी वो पढ़ लेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ ओशन बेसिन्स का, ये भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी है, बट ट्रेंड अगर देखा जाए तो यही है कि जब अर्थ बन रही थी तो सब जगह ओशन आ गया था, 100% ओशन था, फिर धीरे धीरे लैंड बननी शुरू हुई, मतलब थोड़ा उसमें चला जाएगा कि किस तरीके से प्रोटो कॉन्टिनेंट्स बने, फिर कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, कैसे आता है, बट ट्रेंड अगर सिंपली ट्रेंड देखें तो 100% ओशन था और आज 71% रह गया, तो इस तरीके से आज प्रेजेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 71% ओशन है, बाकी लैंड है। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो नदर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली लैंड है और सदर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली ओशन है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ओरिजिन के जो जो ओशन बेसिन है उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ओशन के बेसिन कैसे बने, उनमें जो अलग अलग फीचर्स है वो कैसे बने, ये भी हम देखेंगे। और इसमें मेनली पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पता होना चाहिए ये वैगनर की ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। वैगनर जो था उस टाइम पे नहीं मानता था कि भाई कि मतलब वैगनर ने स्टडी करी थी, तो उससे देखा था जो सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, जगहों में, तो उसके बेसिस पे वो जैसे वो क्या था, मतलब जैसे वो जियोलॉजिस्ट था, क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, तो उससे जो सिमिलैरिटीज़ देखी कि इस क्लाइमेट में ये चीज़ नहीं होती, बट स्टिल वो चीज़ वहाँ पे उसके रिमेन्स मिल रहे हैं, तब वो जो अल्फ्रेड वैगनर था
तब उसको लगा था या तो क्लाइमेट चेंज हुआ है या फिर अर्थ मूव कर, मतलब जो क्रस्ट है वो मूव कर गया, मतलब कॉन्टिनेंट्स मूव करे हैं। यहाँ से उसने अपनी कॉन्टिनेंट हाइपोथेसिस दी थी कि क्लाइमेट तो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकता, ज़रूर कॉन्टिनेंट्स ही एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं। तो यहाँ से उसने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दी थी, जिसको बाद में जाके सपोर्ट मिला, ठीक है। बट उस टाइम पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे जो व्यू था वो यही था कि परमानेंसी ऑफ लैंड है, लैंड परमानेंट है। बट इसने कहा था कि नहीं, नॉन परमानेंस को मानो, लैंड परमानेंट नहीं है, ये मूव कर रही है। बेसिकली इसने ये दे दिया था, ठीक है। और ये प्रूफ लेने भी गया था, तो प्रूफ जुटाने में इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें हैरी हेस का नाम आएगा, ठीक है। ये भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जा रहा था, मतलब अपनी कंट्री, छोटे इतना डिटेल में अभी नहीं, बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हैरी हेस ने दिया था कि किस तरीके से जो सी का फ्लोर है, मतलब जो ओशन फ्लोर है, उसकी एज 200 मिलियन ईयर्स के बियॉन्ड नहीं है, मतलब मैक्सिमम 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिल जाएगा। जबकि अर्थ का क्रस्ट जो है वो कब बनी थी, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बन गई थी। तो कॉन्टिनेंट्स में तो इतनी पुरानी रॉक्स मिल रही हैं, और ओशंस में सिर्फ मिलियंस ईयर्स अगो की मिल रही है, तो बच्चे वाली रॉक्स मिल रही है एकदम। तो इसका रीज़न क्या है, तो वहाँ से उसने दी थी कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है, और जो पुराना है वो कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, नई बनती जा रही है, फिर कंज्यूम हो रहा है। वो हम अच्छे से करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स, ये तुम्हें पता ही है, 3 तरीके से प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है। 3 तरीके से प्लेट मूव कर रही हैं, एक कन्वर्ज कर रही हैं, एक डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है, और एक स्लाइड पास कर रही हैं, ठीक है। अगर कन्वर्ज करेगी तो ये 2 तरीके की हो सकते हैं, एक ओशन की है और एक कॉन्टिनेंट की है। ओशन की और कॉन्टिनेंट की है तो मतलब एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, ठीक है। तो ये बेचारी भारी वाली है, तो ये नीचे दब जाएगी और ये होगी। और अगर ये नीचे दबी तो पिघलेगी, पिघल के कहीं से तो निकलेगी, तो यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट है, जैसे यूरेशियन की और इंडियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ से यूरेशियन की, यहाँ से इंडियन की, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, तो ये दोनों ही बेचारी हल्की हैं, कौन सी नीचे जाएगी, कोई भी नहीं जाएगी। तो ये टकरा के इसमें क्या बनता है, फोल्ड्स बनता है, ठीक है। इसमें फोल्डिंग होती है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और इसमें वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, ओशनिक हो सकती है, मतलब एक ओशन की है एक ओशन की है, आपस में भिड़ेंगी, और यहाँ पे ओशन में भी जो भारी होगी वो अंदर चली जाएगी, और जो हल्की होगी वो बाहर रह जाएगी। और क्योंकि ओशन के बीचों बीच हो रहा है, तो जो वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे वो बाहर आके दिखेंगे, तो वोल्केनिक आर्क जैसा दिखेगा, जैसे ये ऐसे छोटे छोटे ऊपर से आइलैंड्स दिखेंगे, जबकि अंदर से क्या है, ये पूरी वोल्केनिक आर्क बनी हुई है। यानी जहाँ पे भी तुम्हें आइलैंड्स के ऐसे छोटे छोटे ग्रुप दिखे, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, इधर तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये आइलैंड आर्क्स हैं, ठीक है। या तो कोरल्स के हैं या वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स हैं। तो ये जो वोल्केनिक आर्क्स है, ये तुम्हारी किससे बनती है, ओशन ओशन प्लेट कन्वर्जेंस से। तो कन्वर्जेंस होगी 3 तरीके से होती है, ओशन कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, और ओशनिक ओशनिक, ठीक है। यानी जब कन्वर्ज करेगी तो डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ ना कुछ तबाह होगा। और डाइवर्ज कर रही है तो क्या होगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेंजेस बनेगी, और जो इस तरीके से जब अटलांटिक ओशन में ये सब हो रहा है, प्लेट्स इधर जा रही हैं, तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकल के यहाँ पे एक माउंटेन रेंज बना रहा है, और पानी के अंदर उस रेंज को क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, ठीक है, रिज। तो ये रिज बना रहा है इधर, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये एक्सप्लेन करनी है सारी। उसके बाद डेप्थ ऑफ ओशन है, ठीक है। ओशन की डेप्थ क्या है, पहले मानते थे कि फ्लैट है, बट बाद में देखा गया कि नहीं, फ्लैट तो नहीं है, जितने अर्थ के ऊपर फीचर्स हैं उतने ही इसकी डेप्थ में भी हैं, ठीक है। अलग अलग फीचर्स हैं। अच्छा, इसकी डेप्थ को मेज़र करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको बैथीमेट्री, बैथी इज़ रिलेटेड टू डेप्थ, तो बैथीमेट्री की टेक्निक्स होती हैं कुछ। जैसे पहले क्या होता था, अच्छा, ये जितनी भी वोएजेस भी हुई थी ना, चैलेंजर एक्सपीडिशन, वो सब इसको भी देखते हैं कि डेप्थ क्या है ओशन की, वही बताया था। डेप्थ ऑफ ओशन कैसे मेजर करते थे, पहले क्या होता था ना, पहले एक जैसे रस्सी ले ली, ठीक है, एक तरीके से ऐसे कर लो कि उस पर कुछ भारी बांध दिया, उसको देखते थे, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी एक रस्सी ले ली, ठीक है, उसको डुबोया और फिर उसको बाहर निकाला, फिर देखते थे कहाँ तक वो भीगी, ठीक है, फिर उसके हिसाब से डेप्थ का अंदाज़ा लगा लेते थे।
बट ये ठीक है, कोस्टल एरिया के आसपास के रीजन के लिए ठीक है, बट डेप्थ में जाके इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाओगे। तो पहली टेक्निक यूज़ नहीं हुई। फिर सेकंड टेक्निक में क्या होती थी, इको साउंडिंग्स। तुम्हें ठीक है, अकाउस्टिक मेथड्स बोलते हैं, ठीक है, अकाउस्टिक, ठीक है, अकाउस्टिक मेथड्स बोलते हैं, मतलब जो सोनार इको साउंड्स पे, इन सब पे बेस्ड है कि तुम भेजो, मतलब क्या बोलते हैं, सोनार, ठीक है, और इसके बाद वो हिट करेगी और वो वापस आएगी। तो टाइम कितना लगा उस हिसाब से उसका डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। एक ये तरीका था, बट फिर भी ये भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि सोचो अगर इधर एक फ़िश जा रही है या कुछ कोई ग्रुप जा रहा है और वो उधर से ही टकरा के आ जाएगी, तो इससे तो फेक आइडिया हो गया ना हमें, कि उस हमें तो लगा कि यहाँ पे फ्लोर को टच करके आई, जबकि बीच में कोई हर्डल आ गया उसको टच करके निकल आई। तो ये भी इतनी नहीं है। तो आज के टाइम पे थर्ड टेक्निक हम क्या यूज़ करते हैं उसकी डेप्थ को जानने के लिए, सैटेलाइट अल्टीमेट्री। अब तुम कहोगे सैटेलाइट तो ओशन के ऊपर देख सकते हैं, पानी को दिखेगा, उसका बॉटम कैसे दिखेगा। बट इसकी टेक्निक्स होती है कि अगर तुम्हें ओशन की अलग अलग तरीके की, जिस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही है, उससे तुम आइडिया लगा सकते हो उसका बेसिन, उसके फ्लोर में कैसे फीचर्स होंगे, ठीक है। मतलब तुम ऐसे लगा लो कि यहाँ पे दीवार आ गई, पानी ऐसे जा रहा था, तब क्या होगा, रुक गया रुक गया रुक गया, और एकदम ऊपर जाके ऐसे होगा, तो ऊपर कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मार के है, डेप्थ मेजर करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहले एक इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड लेड लाइंस। इसमें एक धागे रोप पे कुछ भारी बांध देते थे, और इससे 10-15 मीटर की डेप्थ का पता चल जाता था। फिर इको साउंडिंग थी, इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। फिर उसके बाद आता है सैटेलाइट अल्टीमेट्री को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट अल्टीमेट्री, इन सबको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है ओशन फ्लोर प्रोफाइल, ठीक है। ओशन फ्लोर प्रोफाइल क्या होती है पता है ना वर्ड। प्रोफाइल होती है कुछ नहीं, किसी का आउटलाइन, जैसे कोई मर गया उसकी डेड बॉडी की चारों ओर आउटलाइन नहीं कर देते, है ना, तो वो जो होती है उसकी प्रोफाइल बनाना होता है। तो ऐसे ही ओशन में कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं ये हैं डीप्स हैं, कहीं कुछ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या होगा, उसकी प्रोफाइल करना, मतलब इतना नहीं, बस तुम एक बाहर से आउटलाइन ले लो। तुम ये थोड़ी बना रहे हो अच्छा यहाँ पे अंदर ही ऐसी कंपोजिशन है, सिर्फ आउटलाइन ले रहे हो कि यहाँ पहाड़ है, फिर खाई है, फिर पहाड़ है, फिर वैसे प्लेन है, ऐसे कुछ कुछ, ठीक है। तो ये प्रोफाइल होती है उसकी, यानी जो उसके फीचर्स है उसकी आउटर बाउंड्री एक तरीके से बना लेना सिंपल भाषा में। प्रोफाइल में हम क्या क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, सॉरी शेल्फ होता है, वही तुम्हें पता है, कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो डूबा हुआ शेल्फ है। फिर जो स्टीप है वो स्लोप है, इसी स्लोप पे तुम्हारी वैलीज़ बन जाती है, तो उनको कैनियंस बोलते हैं। रिज तुम्हें पता ही है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज पे जब होती है तो मैग्मा बाहर आ जाता है तो माउंटेन रेंज बन जाती है, उसे रिज बोलते हैं। डीप्स बता दिया था, ट्रेंचेस के ही अंदर जो और फर्दर डीप्स होते हैं उनको डीप्स बोलते हैं, मतलब गहरे इलाके होते हैं। अबाइसल प्लेन्स क्या होते हैं, बहुत गहराई में जो प्लेन्स बने होते हैं, जैसे धरती के ऊपर होते हैं ना कॉन्टिनेंट्स पे जो प्लेन्स बने होते हैं, ऐसे ही ओशन में भी प्लेन्स बने होते हैं। उसके बाद सबमरीन कैनियंस होती है, बता दिया, स्लोप पे ही हो जाता है, कुछ एरिया कट जाता है तो वैली बन जाती है। उसके बाद आता है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे कि कोरल्स जो है वो मर जाते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। कॉन्टिनेंट के साइड में बनाएंगे तो फ्रिंज बनाएंगे, ठीक है, या फिर अटोल बनाएंगे, या फिर एक रीफ, एक दीवार बना देंगे। तो जैसे तुमने ऑस्ट्रेलिया, ओहो, ठीक है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक रीफ बनी हुई है, सबसे बड़ी है वो, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो फीचर्स होते हैं कोरल्स के, 3 अलग अलग होते हैं, फ्रिंज, अटॉल और रीफ, ठीक है। तो रीफ का ओरिजिन पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जांपल हो जाएगा इंपॉर्टेंट, इनके डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। ओशन डिपॉजिट्स वही है, ओशन में क्या है, नदियाँ सारा पानी डाल रही हैं तो सेडिमेंट्स भी डालेंगी। ओशन के अंदर लाइफ भी है, मरेंगे तो कहीं तो डिपॉजिट होंगे, और बाहर से मिट्टी और फटा है, कुछ तो डिपॉजिट होगा। ये टाइटैनिक जहाज़ डूब गया, कुछ तो जाके डिपॉजिट हुआ होगा, मतलब सारी चीज़ जाके अल्टीमेटली डिपॉजिट तो होंगी ना ओशन के अंदर। तो ओशन के भी अपने डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। बहुत रिच होता है मेटल्स में, मिनरल्स में। जैसे इंडिया को भी जो इंटरनेशनल सी अथॉरिटी है ना, जो परमिशन देती है कि सी के अंदर के मिनरल्स को आप ले सकते हो, तो इंडिया को भी अलाउ कर रखा है कि अच्छा आप कर सकते हो।
एक्सप्लोरेशन, और अब परमिशन दोबारा एक्सटेंड भी कर दी गई है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इन्हीं डिपॉजिट से बहुत सारे मेटल्स, बहुत बहुत कुछ मिलता है इधर, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वो भी तो कहीं डिपॉजिट होंगे, तो सब कुछ आएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर्स ऑफ इंडिया, फिर वही है जो सारी चीज़ें ना, रिज क्रॉप्स कह रहा हूँ, अबाइसल प्लेन्स, ये सब फिर हर एक ओशन में करना है। अच्छा, अटलांटिक ओशन में अच्छा यहाँ पे रिज है, फिर यहाँ पे प्लेट्यू, यहाँ पे टेलीग्राफ प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ अलग अलग बेसिन्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ हो गए, यहाँ पे फिर लो लाइंग एरियाज़ हो जाएंगे, तो बेसिन्स बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग हर ओशन का करना है, ठीक है। पैसिफिक ओशन जैसे अपने डीप स्ट्रेंचेस के लिए जाना जाता है, ऐसे अटलांटिक ओशन अपने मिड ओशनिक रिज के लिए जाना जाता है, ठीक है। सबकी अपनी स्पेशलिटी है। फिर इसमें ये करेंगे हम कि जैसे रिज कितना पोर्शन ले रहा है, प्लेन किस सबसे ज़्यादा किस में है, ठीक है। ये सब इसमें करना है। उसके बाद टेम्परेचर ओशंस का, कहाँ इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, कम होता है, पोल्स पे कैसे कैसे होता है, तो ट्रेंड देखेंगे, हाइट वाइज ट्रेंड देखेंगे, लैटीट्यूड वाइज ट्रेंड देखेंगे। सैलिनिटी क्या होती है, एवरेज सैलिनिटी हम मान के चलते हैं 35 पार्ट्स पर 1000। अच्छा, इसका सिंबल बता देना। इसमें क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन होता है और ऐसे 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यानी 35 अगर मैं कह रही हूँ सैलिनिटी, और ये साइन होता है पार्ट्स पर 1000 का, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, और हमारे पास 100 में एक और 0 चाहिए, तो इसलिए साइड में एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। परसेंट और एक 0, ये साइन किसका होता है, पार्ट्स पर 1000 का। तो हम सैलिनिटी को कैसे लिखते हैं, 35 पार्ट्स पर 1000। परसेंट में 100 होता है और एक 0, 1000 हो गया ना, तो यानी 1000 में 35 हिस्से सॉल्ट है, सैलिनिटी है। ये एवरेज सैलिनिटी होती है, बट ये वेरी करती है इक्वेटर पे, पोल्स पे, हर जगह, वो इसमें पढ़ेंगे हम कि कैसे लैटीट्यूड वाइज, हाइट वाइज ये वेरी करती है। इसके बाद कहाँ गया, डेंसिटी कैसे वेरी करती है हाइट वाइज और लैटीट्यूड वाइज, ये सब। फिर ओशन करंट्स होते हैं, मतलब ओशन का वाटर वो स्टेगनेंट नहीं है, वो मूव करता है, करंट्स में चलता है, यानी बहुत सारा पानी एक साथ एक डायरेक्शन में चलने लगता है, तो ये अलग अलग ओशंस की हमें करनी पड़ेगी। टाइड्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, पानी है, हाइट बढ़ गई, पानी है, हाइट नीचे हो गई, मतलब ऐसे मान लो ना कि कोई खींच रहा है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, इधर खींच रहा है तो इधर से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और इधर से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये टाइड्स होती हैं, अच्छे से करेंगे। फिर सुनामी भी आती है, ठीक है। ओशन करंट्स, फिर इनके क्या इम्पेक्ट होते हैं, ये सब। फिर सी लेवल चेंजेस, इसमें थोड़ा करंट पोर्शन आएगा कि सी लेवल चेंज क्या होता है, सी लेवल क्या होता है। अच्छा, सी लेवल को टेक्निकल भाषा में हम डेटम बोलते हैं, ठीक है। तो डेटम होता है, और फिर तुम यहाँ पे आईपीसीसी की रिपोर्ट्स कोट कर सकते हो कि कैसे मीन सी लेवल राइज हो रहा है, अगर टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से हुई तो कैसे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली जो कोरल आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि कोरल आइलैंड्स ज़्यादा समुद्र से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स ने ही तो बनाया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो समुद्र से बाहर नहीं जाते, तो वो बहुत कम हाइट पे होते हैं, तो कैसे डूबने का खतरा है, ये सब एंगल्स तुम ऐड करोगे। फिर इसके क्या एविडेंसेस है, इसमें आईपीसीसी की रिपोर्ट यही आएगी, मतलब बाकी देखेंगे। मैकेनिज्म एंड इम्पोर्ट मैरी टाइम लॉस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैरी टाइम लॉस। इसमें मेनली तुम्हें एक अथॉरिटी करनी पड़ेगी, यूएन क्लोज, जो वही नहीं बचे, यूएन क्लोज, यानी ये यूएन की एक कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ सीज़, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज़, ठीक है। यानी इसमें ना सी की, अच्छा देखो, सी तो सबके पास है, मतलब सबके पास नहीं है, सब किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तो कौन कितने हिस्से को यूज़ करेगा, तो ये कन्वेंशन बताती है कि कंट्रीज़ जो हैं अपने बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का एरिया यूज़ करेंगे किस काम के लिए, 24 तक का, और मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल तक का दिया होता है। और जिन कंट्रीज़ के पास ऐसी जिनकी कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड होती है, जिनके पास नहीं होती है, सी बाउंड्री नहीं होती, उनको जो ये कंट्रीज़ होती है ना, अच्छा ऐसी कंट्रीज़ जिनकी जो सी से टच होती है, ऐसी कंट्रीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है लिटोरल, LITTORL, जैसे इंडिया एक लिटोरल कंट्री है, ठीक है। तो जिन कंट्रीज़ की जो लैंड लॉक्ड होती है, जिनके पास सी से बाउंड्री नहीं होती, वैसी कंट्रीज़ को क्या करना होता है, वैसी कंट्रीज़ की मदद करनी होती है लिटोरल। जैसे नेपाल है, तो नेपाल इंडिया से हेल्प ले सकता है उसके सामान को भेजने के लिए, ठीक है। ये होता है यूएन क्लोज, और उसमें माइनिंग वगैरह करोगे नहीं करोगे, वहाँ के रिसोर्सेज को लोगे, तो इसीलिए जो है इंटरनेशनल सी अथॉरिटी बना रखी है, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, ठीक है। ये परमिशन देती है कि भैया तुम रिसोर्सेज जो है वो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, इसकी परमिशन से निकालना पड़ता है, ठीक है।
ये अच्छे से करेंगे, इंडिया की कैसे है, कितनी है, ठीक है, ये सब अच्छे से करेंगे। बट ये पता होना चाहिए मोटा मोटा कि यूएन क्लोज एक बॉडी बनाई गई है और ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 है कि कैसे देखेंगे भाई, पानी कब्ज़ा कर लेंगे। पहले कैसे होता था, पहले क्या होता था, जिसकी पावर उसी का, ठीक है। फिर क्या होता था, जैसे कैनन से हिट करते थे 3 माइल्स तक जाता था तो कहते थे 3 माइल का एरिया हमारा, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा बोले कि भाई थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, कि थोड़ा मतलब हर जगह सेम होना चाहिए, तब यूएन क्लोज बना था। और इसमें ये इसके प्रोविजंस होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स का कंटेजियस एरिया, वो अच्छे से करेंगे। बाकी इतना पता होना चाहिए। समझ आएगा शायद, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, ठीक है। बस फिर ये मैरीटाइम लॉज हो गए ख़त्म।